हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट। आपने अपने लाइफ में डेवलपमेंट वर्ड कई बार सुना होगा। तो लेट अस थिंक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से थोड़ा सा बेहतर हो जाना। अब कई बार आपने लोगों को लड़ते हुए सुना होगा कि ये नेता आया या फिर ये पार्टी आई जिसने कुछ किया ही नहीं देश के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के डेवलपमेंट को लेके डिज़ायर्स अलग अलग होते हैं। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है तो किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है। अब सपोज़ मेरे लिए डेवलपमेंट होगा कि मेरे घर के सामने वाली सड़क बन जाए, या फिर एक मज़दूर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसके वेजेस थोड़े बढ़ा दिए जाए। एक लड़की के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसे अपने घर में अपने भाई जितनी फ्रीडम मिले। उसी तरह एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसके क्रॉप्स थोड़े हाई प्राइजेस में बिक जाए। तो इसी तरह से हर इंसान के डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं। इसी तरह आपके डेवलपमेंट गोल होंगे कि मे बी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स थोड़े इजी आ जाए और थोड़े ग्रेस मार्किंग मिल जाए। पर बहुत बार एक के लिए डेवलपमेंट जो होता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। जैसे सपोज़ एक इंडस्ट्री बन गई है, अब सपोज़ एक इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा डैम बनवा दिया है। तब उसके आसपास वाले शहरों में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सब कुछ। पर जो माइग्रेंट्स जो है, जो आदिवासी वासी जो उस डैम के आसपास रहते हैं, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उन्हें अब वो जगह छोड़ना पड़ेगा कि वो डिपेंड नहीं रह सकते उस जगह पे। वो भरोसा नहीं कर सकते कि कब वो डैम टूट जाएगा और वो सब लोग बह जाएंगे, और ऐसे अर्जेंट सिचुएशन में वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो ये दूसरे किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे साइड वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। A question arises, do all of these persons have the same notion of development or progress? Obviously no। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि सबके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग बहुत अलग अलग होता है, और ये भी जान चुके हैं कि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए कितनी परेशानी बन सकता है। यहाँ पर हमने कहा गया है कि इनकम जो होता है, पैसे, वो सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो मतलब पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कार, एक बड़ा घर। बट ऐसा होगा ना कि पैसे से हम एक बड़ा सा घर खरीद ले पर कोई हमें पसंद ही नहीं करता, हमारे साथ रह ही नहीं रहा है, हमारे पास फैमिली ही नहीं है बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब अब फ्रीडम नहीं है आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, सारे पैसे है, सब कुछ है, बड़ा घर, कार, बंगला, पर उसको एंजॉय करने के लिए साथ में कोई नहीं है। तो ये हमें बताता है कि पैसों के साथ साथ और भी कई चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। Money or material factors we can buy with it is one factor on which our life depends. Obviously मनी से हम जो चीज़ें खरीद सकते हैं, खाना पीना, घर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। बट हमारी लाइफ नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे एक जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट होना, हमारा कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा मम्मी का जो प्यार होता है हमारे लिए, फैमिली होती है जो, ये सब चीज़ें कभी मेजर नहीं की जाती सकती कि कितना हमसे प्यार करते हैं हमारे पापा मम्मी। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली का साथ होना। अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक चूज़ करते हैं जो मेजरली उस चीज़ पे डिपेंड करे। जैसे सपोज़ हमें एक फ़ुटबॉल टीम चुनना है तो हम उस पर मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या चुनेंगे कि हाइट अच्छी हो, लड़के की हाइट अच्छी हो, रनिंग अच्छी हो रही हो। तो अब जैसे जैसे लोगों की रनिंग अच्छी होगी तो जिसकी सबसे अच्छी होगी वो चूज़ होता जाएगा। ऐसे ही हमें दो कंट्री को चूज़ मतलब कंपेयर करना होता है कि दो कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री बेटर है और ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हम इनकम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं कि जिस कंट्री का जो एनुअल इनकम काउंट होता है कि पूरे पूरे एक साल में उस कंट्री में कितने कितने इनकम हुआ, कितना टोटल जो है पैसे जमा हुए,
तो उस हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो बेटर है। अब ऑब्वियसली जिस कंट्री का एनुअल इनकम ज़्यादा है तो उसने और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर लिए होंगे अपने कंट्री में, और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गए होगे, आगे बढ़ गए होगे, तो वो कंट्री को हम यूजुअली डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और जिस कंट्री का इनकम थोड़ा कम है वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा कम है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, चल रहा है डेवलपमेंट, बस डेवलप्ड कंट्री से थोड़ा कम होता है। अब हमें जब इनकम से कंपेयर करना है दो कंट्री को कि कौन सी कंट्री बेटर है, तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए कि हाँ इस नंबर के आगे वो बेटर है और इस नंबर के पीछे वो बेटर नहीं है। तो तो ये नंबर देने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड अबव इज़ कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और वो रिच कंट्री के अंडर आ जाएंगे। बट दोज कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ लेस दैन 37,000 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज़ जो है उन्हें हम टोटली डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है, उनकी इनकम अभी काफ़ी कम है डेवलप होने से। और जो जो रिच कंट्रीज़ है जिनके पर एनम 4,53,000 इनकम जमा हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा होती है, वो डेवलप्ड कंट्री में काउंट हो सकते हैं। हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ द कंट्री। अब एक एवरेज इंसान को एक एक कंट्री में एक आदमी को कितना एवरेज अमाउंट ऑफ इनकम जा रहा है उसे यूज़ करके हम टोटल इनकम जो है कंट्री का काउंट करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। द फॉर्मूला इज़ द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड इट्स डिवाइडेड बाय द कंट्रीज population. The average income is also called per capita income. Per capita income एज इन एक जो आदमी है उसका एवरेज इनकम क्या है कंट्री में, वो पर कैपिटा इनकम से डोनेट होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर दो कंट्री का एग्जांपल लिया गया है, कंट्री ए एंड बी। अब दोनों कंट्री जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, दोनों की जो है एवरेज इनकम ज़्यादा ही है। बट ऐसा होता है कई कंट्रीज़ में कि एवरेज इनकम तो ज़्यादा है पर हर एक इंसान है, हर एक सेक्टर है, वहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी नहीं जा रहे हैं। मतलब अब जैसे कंट्री ए का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ पे सेक्टर 1 में 9,500, सेक्टर 2 में 10,500, सेक्टर 3 में 9,800 एंड सेक्टर 4 में 1,000, सेक्टर 5 में 10,200, ऐसे पैसे डिवाइड हुए हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल है, लाइक सब में अच्छे अमाउंट में पैसे जा रहे हैं हर सेक्टर में। बट कंट्री बी जो है उसमें स्टार्टिंग के जो 4 सेक्टर है उसमें सिर्फ 500 रुपीज़ डोनेट हो रहे हैं, जबकि सेक्टर 5 जो है उसमें एक ही बार 48,000 रुपीज़ जा रहे हैं। दिस मीन्स कि जो मनी है वो हर सेक्टर में इक्वली डिवाइड नहीं है, तो कोई एक सेक्टर ही डेवलप करेगा अच्छे से और बाकी के जो 4 सेक्टर है, 4-5 सेक्टर, वो वैसे ही अंडर डेवलप है। तो इस कंट्री को हम टोटली डेवलप कंट्री नहीं कह सकते, उसमें कुछ कुछ सेक्टर होंगे जहाँ पे अच्छे अमाउंट ऑफ मनी जा रहे हैं, तो वो सेक्टर डेवलप्ड है। वेल कंट्री ए जो है उसे हम ओवरऑल डेवलपमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होगा। Income and other criteria. To find the developed states besides income, other criteria are also kept in mind. अब मनी के सिवा और भी चीज़ें हम काउंट करते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब हमारे पास मनी तो बहुत है पर हमारे देश के लोग बीमार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस मनी का क्या यूज़, हम आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसका डेवलपमेंट करने के लिए भी कोई चीज़ अच्छी बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है, तो हमारे पास जब वो है ही नहीं तो हम पैसे रख के क्या करेंगे। तो मनी के सिवा और क्या चीज़ें काउंट होती है, तो यहाँ हमने इंडिया के 3 स्टेट्स को कंपेयर किया है, डैट इज़ पंजाब, केरला एंड बिहार। अब इनके पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं हम। पंजाब का पर कैपिटा इनकम है 26,000, केरला का है 22,800, बिहार का है 5,700। अब और क्या चीज़ें हैं जिससे हम इनकम के सिवा यूज़ करते हैं, वो है IMR। IMR इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR का मीनिंग होता है कि ऐसे बच्चे जो पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली
माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम होंगे और अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, तो बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जा रहे हैं। लिटरेसी रेट यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं कंट्री में। नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ कि कितने बच्चे जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्कूल अटेंड करते हैं। तो यहाँ हम जब देखेंगे तो पंजाब का जो IMR है वो है 49, उसका लिटरेसी रेट है 70%, नेट अटेंडेंस रेशियो है 81%। केरला का IMR है 11, लिटरेसी रेट है 91 और नेट अटेंडेंस रेशियो है 91। बिहार का जो है सबसे ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं वहाँ 1 साल के होने की वजह से, तो यहाँ पे इतनी हेल्थ फैसिलिटी कम है। फिर वहाँ पर लिटरेसी रेट है 47 एंड नेट अटेंडेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, मतलब बहुत बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते ही नहीं है, कुछ ही % के लोग जो है वो पूरी पढ़ाई करके निकलते हैं स्कूल से। सो आफ्टर स्टडिंग द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट केरला इज़ द डेवलप्ड स्टेट अमॉन्ग दिस 3 एंड बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग देम। ऑब्वियसली केरला का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, मतलब कम बच्चे मर जाते हैं, मतलब ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है एटलीस्ट बिहार से बेटर है। देन उसका लिटरेसी रेट 91 है। ऑब्वियसली हमने सुना ही होगा केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है हमारे कंट्री में, और उसका नेट अटेंडेंस रेशियो भी अच्छा है 91 है, और सबसे कम बिहार का है, इसलिए केरला को सबसे बेटर डेवलप्ड स्टेट कहा गया है। अब पब्लिक एक्टिविटीज़। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लीव वेल। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि मनी हमें हर चीज़ नहीं दे सकता है, मनी बस एक मटेरियलिस्टिक सोर्स है जो हमें चीज़ें तो दे देगा, पर जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, रिस्पेक्ट, फैमिली टाइम, ये सब हमें नहीं मिलेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मनी से हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, बिना मिलावट के दवाइयाँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, मनी से हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ग्लव्स पहन लिया या फिर सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, पर हम पूरी तरह से उस डिजीज़ को आने से रोक नहीं सकते हैं। वो कैसे रोकेंगे? तो हमारी हेल्थ ठीक होगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो हमें वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हम पे अटैक नहीं करेगा। Kerala has low IMR because it has adequate provision of basic health and educational facilities. अब केरला में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, इसलिए वहाँ पर IMR भी कम है। These are some examples. स्कूल है, ये हॉस्पिटल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है सिर्फ इनकम के सोर्स पे नहीं, ये सारे चीज़ों को देखते हुए, जैसे हेल्थ इशू, हेल्थ फैसिलिटी, देन एजुकेशनल फैसिलिटी, IMR, ये सब चीज़ों को काउंट करके वो 2 कंट्री को कंपेयर करता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डाटा रिगार्डिंग इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने 2-3 कंट्रीज़ को साथ में कंपेयर किया कि कौन सी कंट्री बेटर है। तो यहाँ हम एक चार्ट देखेंगे, तो PCI इन USD इज़ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी ज़्यादा लाइफ होती है लोगों की पैदा होने के बाद। लिटरेसी रेट, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड वर्ल्ड SDI रैंक। अब अगर हम ये चार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो वी विल गेट टू नो डैट श्रीलंका हमारे कंट्री से काफ़ी छोटा कंट्री है, तो भी वो ज़्यादा डेवलप है, हर चीज़ में आगे, वो लिटरेसी लेवल से लेके हेल्थ फैसिलिटी, वो हर चीज़ में आगे है। नेपाल भी छोटी कंट्री है, उसकी भी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से इतनी दूर नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल में इतनी दूर नहीं है इंडिया से, इंडिया के लेवल में ही है, बट पर कैपिटा इनकम उसकी फिर भी इंडिया से ज़्यादा है। Now we will look into sustainability of development. Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. यहाँ हमारे साइंटिस्ट काफ़ी बार स्टडी कर रहे थे कि हमने अब तक कितने अपने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। अब हमारे कंट्री में, पूरी दुनिया में 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट प्रेजेंट है हमारे कंट्री में, जैसे पानी।
और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टडी के बाद पता चला कि अब तक हम जिस वे में चल रहे हैं, जिस वे में चीज़ों को यूज़ करते हैं हम ग्रेडीली, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि चीज़ों को ऐसे यूज़ करना कि उन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं पर साथ साथ अपने फ्यूचर का भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ें फ्यूचर में बचेंगी या नहीं बचेगी। ग्राउंड वाटर भी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, पर उसे भी हम इतने ग्रीडीली यूज़ कर रहे हैं कि वो भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने आया है। तो फिर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें तो फिर हम ख़त्म होने से रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिक्स स्टॉक में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। तो हो सकता है टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे पूरा ख़त्म कर दें, और फिर हमारे जो है कंट्री में सूखा वगैरह पड़ने लगे। और ऐसे जब ये सब चीज़ें होंगी तो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, तो उस लाइन से मैं ये लेक्चर एंड करूँगी कि हमने जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए था, पर उनसे हमने ये चीज़ें इनहेरिट नहीं की, बल्कि हमारे जो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन वाले बच्चों का जो हक था कि उन्हें ये चीज़ें मिलेगी, उनसे भी हमने थोड़ी थोड़ी सी ले लेके ग्रीडी वे में यूज़ कर लिया है। तब हो सकता है कि उन्हें उन सब चीज़ों की कमी हो जाए जो हमने उनसे ले ली है। तो हमें हमें ऐसे चीज़ों को यूज़ करना है कि हम खुद भी यूज़ करें और आगे वाले लोगों के लिए भी बचाएं, उन्हें भी चीज़ें देखने मिलनी चाहिए और उसे यूज़ करना मिलना चाहिए।